जय श्री कृष्णा दोस्तों। एक समय की बात है, बलिया गांव में हीरा नाम का एक व्यक्ति रहता था जो एक किसान था। उसकी खुद की एक बड़ी सी ज़मीन थी। हीरा बहुत ही मेहनती था। उसके काम के चर्चे पूरे गांव में हुआ करते थे। हीरा सब्जियां और धान की फसलें उगाता था। कुछ साल पहले हीरा के पिता और बड़े भाई बाढ़ आने की वजह से नदी में डूबकर मर गए। इसलिए सारी खेती बाड़ी की जिम्मेदारी हीरा के ऊपर आ गई। अब तक हीरा के पिता और भाई जिद्दा थे, तब तक उसके ऊपर खेत के कामों का ज़्यादा बोझ ना पड़ता था। तब तक उसके पास 2 बैल हुआ करते थे। पिता और भाई की मौत होने के बाद हीरा अपना एक बैल बिक्री करना पड़ा, क्योंकि उसके पिता ने कुछ कर्ज ले रखे थे। धीरे धीरे वह कर्ज में डूबता चला गया। इसी कारण हीरा अपने खेत के लोगों को ठीक से पैसे भी नहीं दे पा रहा था। इसलिए जो लोग उसके साथ उसकी ज़मीन में काम करते थे, वे लोग भी दूसरे मालिक के खेतों में जाकर काम करने लगे। दिन पर दिन हीरा की कमाई कम होने लगी। फिर उसने हार नहीं मानी। गांव के सब लोग कहते कि जगिया गांव में हीरा जैसा मेहनती और कोई नहीं। कम समय में वह बहुत सारी फसल उगा लेता है। उसके काम को देखकर सारे गांव वाले चौंक जाते। उसके घर में उसकी पत्नी, एक बेटा और एक बहन थी। हीरा की पत्नी का नाम राधा था, बेटे का नाम सोनू और बहन का नाम मंजरी था। हीरा को सिर्फ एक ही चिंता लगी रहती कि बारिश आने के कारण उसकी फसलें नष्ट न हो जाएं। एक दिन हीरा अपने घर के आंगन में चारपाई पर बैठा हुआ था। उसके माथे पर अचानक सी चिंता की लकीरें उभर आईं। अकेला आंगन में बैठा वह अपने पिता और भाई को याद करके रोने लगा। काश आज मेरे पिता और भाई जिंदा होते तो कमाई भी ज़्यादा होती, पर उन दोनों के जाने के बाद तो पैसे भी ठीक से नहीं आ पाते हैं। काश कोई साथी होता मेरा। अपने पति को इस तरह चिंतित देखकर राधा समझ गई कि उसके पति को अपने पिता और भाई की याद आ रही है। वह भी आंखों में आंसू बहाने लगी। हीरा के घर में 2 गायें थीं जो उसकी पत्नी राधा और बहन मंजरी उनको संभालती थीं और घर घर जाकर दूध दिया करती थीं, जिनसे कुछ पैसे मिल जाते। जिस जगह हीरा का घर था उसके थोड़ी दूर में नदी थी। बारिश आने से सारे इलाकों में पानी भर जाता और बाढ़ भी आ जाती। सब लोगों के साथ साथ हीरा का फसल भी नष्ट हो जाता। शाम का वक्त हो चला। हीरा अपने खेत के पास एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठा ठंडी हवा ले रहा था। उसके साथ उसका दोस्त रामू भी था। वो भी खेत में काम कर कर थका हारा बैठा था। हीरा मन ही मन सोचता कि इतने सारे मेहनत करने के बाद भी हर साल एक ना एक बाढ़ जरूर आती है और मेरी सारी फसलें नष्ट हो जाती हैं। यही बात वह अपने दोस्त रामू को भी बताता है। तभी रामू हीरा से कहता है कि क्या करें भाई, यह सब प्रकृति की देन है, इसमें हमारा कोई बस नहीं चल सकता। हमारा जीवन यूं ही गुजर जाएगा। रामू सर झुकाते हुए कहता है कि हम किसानों की भी क्या जिंदगी, क्या बोलूं। रामू हीरा से कहता है कि अगर ज़्यादा बारिश हो तो फसलों की चिंता, और अगर बारिश ना हो तो भी फसलों की चिंता करनी पड़ती है। हीरा रामू से कहता है कि हाँ वह तो है, हमारे जीवन ही संघर्ष वाला है। हीरा को हमेशा अपनी बहन मंजरी की शादी की चिंता सताती। हीरा खेती बाड़ी करके अपनी बहन की शादी के लिए पैसा जुटाना चाहता था और अपना बेटा सोनू, उसके भविष्य के लिए भी उसे पैसा जुटाना था। उसको पढ़ाना लिखाना चाहता था। हीरा का बेटा धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। सोनू 5 साल का हो चुका था। हीरा ने अपनी बहन मंजरी के साथ अपने बेटे को पढ़ाना शुरू कर दिया। सोनू अपने पिताजी को हमेशा देखता था कि उसके पिताजी मेहनत करके फसल उगाते हैं। सोनू बहुत ही भोला था। सोनू जब भी अपने पिता के साथ खेत में जाता तो देखता कि उसके पिता किस तरह से काम करते हैं। एक बार सोनू अपनी माँ से बोला कि मैं भी
पिताजी के साथ खेत में जाऊंगा। तब उसकी माँ ने हाँ कर दिया और फिर हीरा के साथ सोनू खेत में चला गया। सोनू अपने पिता से पूछता है कि पिताजी, किसान क्या होते हैं? तब जाकर हीरा अपने बेटे सोनू से कहते हैं कि किसान उन्हें कहा जाता है जो खेती का काम करते हैं। हमें कृषक के नाम से भी जाना जाता है। हम बाकी सभी लोगों के लिए खाद्य सामग्री का उत्पादन करते हैं और उसी से अपना गुजारा करते हैं। सोनू अपने पिता से पूछता है कि खाद्य सामग्री का क्या मतलब होता है। हीरा सोनू को बताता है कि खाद्य पदार्थ का मतलब खाने का सामान होता है, जिसमें जैसे मैं अपने खेत में कुछ सब्जियां उगाता हूँ और धान की फसलें उगाता हूँ और उन सब्जियों और फसलों को बाज़ार में बिक्री करके पैसा कमाता हूँ, उसी प्रकार और किसान भी इसी तरह का काम करते हैं। कोई धान, कोई गेहूँ, जौ, बाजरे आदि की फसलें उगाते हैं, कोई गन्ने की फसल उगाते हैं। हम एक ही लोग सारे प्रकार की फसल नहीं उगा सकते। हमारा काम बहुत ही मेहनती वाला है। दूर दूर के गांव में तो ट्रैक्टर भी आ चुके हैं और कई प्रकार की सुख सुविधाएं भी हो चुकी हैं। एक हमारा गांव है जो अभी भी विकसित होना बाकी है। शायद कुछ साल लग जाएं। कोई भी किसान या तो खेत का मालिक हो सकता है या उस कृषि भूमि के मालिक द्वारा काम पर रखा गया मजदूर हो सकता है। तभी सोनू कहता है कि तो क्या पिताजी आप मजदूर हो? हीरा सोनू को कहता है मैं अपनी ज़मीन में अपना काम करता हूँ, मुझे दूसरों की ज़मीन में जाकर काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तब जाकर सोनू कहता है तो क्या हम भी मालिक बन सकते हैं? फिर तो हमारे खेत में भी लोग फिर से आकर काम करेंगे। हीरा कहता है कि हाँ, अगर हमारे पास पैसे ज़्यादा हो गए तो हम भी अपने खेत में दूसरे लोगों को लगा सकते हैं, पर उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। हमें खेती बाड़ी करनी पड़ेगी। एक आदमी के बस की बात नहीं होती ये खेती बाड़ी करना। तभी सोनू कहता है कि जब तक दादाजी और चाचा जी थे तब तक आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। यह सुनते ही हीरा भावुक हो जाता है और सोनू को अपने सीने से लगाकर रोने लग जाता है। हीरा मन ही मन सोचता है कि मेरी हालत तो दिन पर दिन खराब होती जा रही है। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे भी दूसरों के खेतों में जाकर काम करना पड़े। सोनू अपने पिता से कहता है कि आप अकेले हैं, इसलिए मैं भी आपका साथ दूंगा, काम करूंगा आपके साथ। तब जाकर हीरा सोनू से कहता है कि नहीं बेटा, तुम अपना पढ़ाई में ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम्हें बड़ा आदमी बनना है। अगर पढ़ोगे नहीं तो दूसरे लोग तुमको ठग लेंगे, इसलिए तुम्हें पढ़ना ज़रूरी है ताकि हर चीज़ के बारे में तुम्हें अच्छी जानकारी हो। सोनू कहता है पिताजी, मैं ज़रूर मन लगाकर पढ़ूंगा। हीरा मन ही मन सोचता है कि बस मेरी बहन मंजरी की शादी हो जाए। कुछ दिन बाद गांव वाले कह रहे थे कि बस अगले आने वाले मौसम में ज़्यादा बारिश हुई तो बाढ़ आने का डर है, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। लगातार बारिश होने के कारण हीरा की सारी फसलें नष्ट हो गईं, यहाँ तक कि हीरा के घर तक पानी भर चुका था। सारे गांव के लोग परेशान थे। हीरा अपने परिवार को लेकर थोड़े दिन के लिए दूसरी जगह चला गया, और जब बारिश ख़त्म हुई तो वह आकर देखता है कि उसका आधा घर टूट चुका था। यह देखकर हीरा और हीरा की पत्नी फूट फूट कर रोने लग जाते हैं। फिर वह दोनों तय कर लेते हैं कि हमें यह जगह छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ेगा। कुछ देर के बाद हीरा कहता है कि जब हम दूसरी जगह जाएंगे तो कौन हमें ज़मीन देगा? आजकल तो ज़मीन का भी काफ़ी ज़्यादा दाम हो गया है, और अगर हम किराए के मकान में रहते हैं तो मैं तो अभी किराए का पैसा देने लायक भी नहीं हूँ। लगता है हमें इस साल इस बाढ़ का सामना करना पड़ेगा। और फिर वह कहता है कि मेरे सारे पैसे घर बनाने में ही लग जाएंगे। लगता है मैं अपनी बहन की शादी भी नहीं कर पाऊँगा। उसके बाद वह रोने लग जाता है। हीरा की पत्नी कहती है कि ठीक है, जो हमारा घर टूटा हुआ है उसे हम थोड़ा ऊंचा करके बना देते हैं। क्या करें, उपाय भी तो नहीं है अब कुछ। हीरा अपनी पत्नी से कहता है कि कभी कभी तो मन करता है
कि शहर चले जाएं, पर तुम लोगों के यहाँ कौन देखेगा, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता। यह बात मंजूरी भी सुन लेती है। जैसे ही रात हुई तब हीरा अपनी चारपाई पर लेटकर मन ही मन सोच रहा था कि अब मेरे ऊपर दोनों कामों का भार हो गया है। एक तरफ घर बनाना, दूसरी तरफ खेती बाड़ी भी करनी। मेरा तो कोई साथी भी नहीं है जो मदद करे। कुछ समझ ही नहीं आ रहा। पैसे भी उसके पास ठीक से नहीं थे। वह चिंता में पड़ गया। कुछ दिन बाद हीरा सोचता है, क्यों ना मैं अपनी बहन की शादी की बात दूसरे गांव में तय करके आऊं। और वह भगवान से मन ही मन कहता है कि शायद ऐसा घर मिल जाए जो दहेज ना ले और मेरी बहन की शादी हो जाए। हीरा दूसरे गांव में चला जाता है और पता लगता है कि कोई ऐसा लड़का हो, पता लगाता है मतलब कि कोई ऐसा लड़का हो जो दहेज के बिना मेरी बहन से शादी कर ले। उसे पता चलता है कि कोई क्लर्क है जिसका नाम मोहन प्रसाद है और उन्हीं की जाति का है और उनका लड़का है, वह भी क्लर्क का काम करता है। तो वह उसके घर जाता है और कहता है, मेरी एक बहन है जो शादी के लायक हो चुकी है, क्या आप अपना बेटा मेरी बहन को सौंप सकते हैं कि वो उससे शादी करा सकते हैं। मेरी बहन अभी 9वीं कक्षा में पढ़ रही है। यह सुनते ही क्लर्क खुश हो जाता है और कहते हैं, ठीक है, हम आपके घर आकर आपकी बहन को देख लेंगे, पर एक शर्त है। यह सुनते ही हीरा कहता है, क्या शर्त है? मैं कुछ समझा नहीं। हमें नगद 30,000 और एक सोने का चैन और अंगूठी चाहिए, बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। यह सुनते ही हीरा मन ही मन में सोचता है, ये क्या कह दिया मोहन जी ने, मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगा। अभी हाल ही में तो हमारी फसलें भी नष्ट हुई हैं और फसलें उगाने में भी तो समय लगेगा, फिर उसे बिक्री करना और घर बनाने में भी ज़्यादा पैसा खर्च हो जाएंगे। इतने सारे पैसे मैं कैसे जल्दी लाऊंगा। हीरा मन ही मन सोच रहा था, कितना अच्छा घर तो मुझे मिला है और वह लोग भी मान गए हैं, बस कुछ ही रुपए तो मांग रहे हैं। वह मन ही मन सोचता है कि मैं अपनी बहन को अच्छे घर में देने के लिए कुछ भी करूँगा। तभी हीरा कहता है कि मुझे कुछ समय दीजिए, फिर मैं आपको कहूँगा। तभी मोहन जी कहते हैं कि जब तक पूरे पैसे आपके पास ना हो जाएं, माफ़ कीजिएगा, हम आपकी बहन को के लिए हाँ नहीं कर सकते। यह सुनते ही हीरा का मन उदास हो जाता है और वो मोहन जी से कहता है, ठीक है, 1 साल के अंदर जैसे तैसे काम करके पैसे कमा लूँगा, उसके बाद आप मेरी बहन को अपना लीजिएगा। अगर आप मेरी बहन को अपना लेंगे तो मुझ पर बहुत बड़ी कृपा होगी। मुझे आपकी बात मंजूर है, पर आप अपने बेटे की शादी कहीं और पक्की मत कीजिएगा, आप मुझसे वादा कीजिए। मोहन जी हाँ कर देते हैं। फिर हीरा अपने घर की ओर को चल देता है। उसके बाद हीरा वहाँ से लौटकर अपने गांव चला आता है और अपने घर पहुँचने के साथ ही साथ अपनी पत्नी से कहता है कि मैंने अपनी बहन की शादी का रिश्ता तय कर दिया है। यह सुनते ही हीरा की पत्नी और मंजरी बहन चौंक जाती हैं। हीरा की पत्नी हीरा से कहती है कि ये आप क्या कह रहे हैं, अभी तो बारिश के कारण हमारी फसलें नष्ट हो गई हैं और अब हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं और घर बनाने में आधे पैसे तो यूं ही खर्च हो गए और आप अभी मंजरी की शादी की बात कर रहे हैं। आप जानते भी हैं ना कितना खर्चा पड़ेगा शादी में। यह सुनते ही हीरा थोड़ा चिंतित हो जाता है। फिर वह कहता है कि मैं जैसे तैसे करके पैसा जुटा लूँगा, तुम चिंता ना करो, उन लोगों ने मुझे 1 साल का समय दिया है। हीरा की पत्नी राधा कहती है कि अगर हम 1 साल में पैसे जमा नहीं कर पाए तो तब हीरा उससे कुछ भी नहीं कहता और घर से बाहर चला जाता है। तभी मंजरी अपनी भाभी से कहती है कि भाभी, अचानक भैया को क्या हो गया, वे बाहर क्यों चले गए। राधा कहती है, पता नहीं क्यों चले गए, पता नहीं वह दिन भर क्या क्या सोचा करते हैं। कुछ दिन के बाद सोनू के स्कूल से खबर आती है कि सोनू ने अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसी खुशी में सरकार ने उसे कुछ पैसे इनाम में दिए हैं। यह सुनकर हीरा और राधा खुश हो जाते हैं। हीरा अपना बेटे सोनू से कहता है
कि अगर तुम इसी तरह मन लगाकर पढ़ोगे तो सरकार तुम्हें और इनाम देगी। मेरा पूरा भविष्य सोनू पर ही टिका हुआ है। बस जैसे तैसे करके 1 साल के अंदर मैं मंजरी के लिए पैसे जमा कर लूं ताकि उसकी शादी हो जाए। फिर वह राधा और मंजरी से कहता है कि काश मेरी खेती के कामों में मेरा कोई हाथ बटा देता। तब तक मंजूरी और तुम यूं ही मेरा हाथ बटाते रहोगे। कब तक बटाते रहोगे? एक दिन मंजूरी भी चली जाएगी। ऊपर से गायों की भी देखभाल करनी पड़ती है तुम लोगों को। और अगर मंजरी की शादी हो गई तो सारा भार तुम्हारे ऊपर पड़ जाएगा राधा। तब जाकर राधा और मंजरी एक दूसरे को दुखी नज़रों से देखने लग जाते हैं। 8 महीने यूं ही बीत गए। एक दिन अचानक हीरा को याद आता है कि 8 महीने तो यूं ही बीत गए और पता भी नहीं चला। तुम मोहन जी के घर जाना चाहिए तुझको। और फिर वह सोच रहा था कि ज़्यादा धन तो इकट्ठा नहीं हो पाया। कुछ पैसे तो घर बनाने में लग गए, कुछ मंजूरी और सोनू की पढ़ाई में लग गए। इसी तरह कुछ ना कुछ कामों में पैसे खर्च हो जाते थे। तभी वह सोचता है क्यों ना मैं एक बार फिर से मोहन जी से मिल लूँ। और फिर हीरा राधा और मंजरी से कहता है कि मैं एक बार फिर से मोहन जी के घर जाऊंगा। देखते हैं कि वे क्या कहते हैं। राधा उनके लिए टिफ़िन में खाना बांध कर देती है और कुछ पैसे पकड़ा देती है। उसके बाद हीरा वहाँ से चल पड़ता है। अगले दिन जब हीरा मोहन जी के घर की तरफ बढ़ ही रहा होता है तब वह देखता है कि मोहन प्रसाद जी अपने बेटे की शादी कर रहे होते हैं। यह देखते ही वह आश्चर्य हो जाता है और वहाँ जाकर गुस्से से कहता है कि आप ये कैसे कर सकते हैं? आपने मुझसे वादा किया था कि आप मेरी बहन की शादी अपने बेटे से करवाएंगे। आपने मुझे धोखा दिया है। भरी सभा में मोहन हीरा को कहता है कि मुझे लगा इतने महीने बीत गए और तुम नहीं आए। शायद मैंने जितना धन देने के लिए कहा था वह तुम नहीं दे पाओगे, इसलिए मैंने अपने बेटे की शादी करवा दी। वैसे भी तुमसे अच्छा घर मिला है मुझे, तो क्यों ना करवाता, तुम्हारे लिए यूं ही बैठा रहता। इतना सुनते ही हीरा गुस्सा हो जाता है और उसे खरी खोटी सुनाकर वहाँ से चल देता है। रास्ते में चलते चलते वह गुस्से में सोचता है कि इतना बड़ा धोखा मोहन जी मुझे कैसे दे सकते हैं। उसने क्या समझ रखा है मुझे कि मैं गरीब हूँ, मैं एक गरीब किसान हूँ, इसलिए उस इंसान की में इंसानियत ही नहीं है। मैं उससे भी अच्छा लड़का ढूंढ लूँगा अपनी बहन के लिए। उस इंसान का कभी अच्छा नहीं होगा। फिर कुछ दूर चलते हुए वह मन ही मन में सोचता है कि मैंने तो पैसे भी तो ठीक से जमा नहीं किए थे, तो क्या मेरी बहन की शादी हो जाती? अब क्या करूं? अब मैं अपनी बहन और मंजरी को क्या मुंह दिखाऊंगा? राधा मेरे बारे में क्या सोचेगी? इससे अच्छा तो मुझे मर ही जाना चाहिए। मेरी ज़िंदगी एक अभिशाप बन चुकी है। इतना कहते ही हीरा नदी में डूबने के लिए जाता है। तब तक उसकी नज़र एक लड़के पे पड़ती है। हीरा देखता है कि कोई लड़का नदी में डूब रहा था। तभी वह झट से नदी में गया और उस लड़के को पकड़कर बाहर निकाल दिया। लड़का कुछ देर तक बेहोश था। हीरा उस लड़के को उल्टा करके पानी निकालने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर बाद उस लड़के को होश आ गया। हीरा ने कहा कि तुम कौन हो और यहाँ क्या करने जा रहे थे? तभी वह लड़का रोते हुए कहता है, मेरा नाम भोला है। आपने मुझे क्यों बचाया? मेरे मालिक ने मुझे काम से निकाल दिया। मेरे मालिक मुझे धमकी देने लगे थे। तब तक हीरा कहता है कि किस चीज़ की धमकी? भोला कहता है कि हमारे गाँव में कुछ गरीब किसान अपनी मेहनत से फसल उगाते थे और ज़मींदार के गुंडे उन गरीब किसानों से छल करके अनाज ले लेते और ठीक से पैसे भी नहीं देते। कहीं ना कहीं मेरे मालिक भी जमींदार सुरवीर जी से मिले हुए थे और मैं जब भी खेती बाड़ी के काम में सच का साथ देता तो जमींदार के कुछ गुंडे मेरे पीछे लग जाते। मेरे मालिक भी समय समय पर मुझे ठीक से पैसे नहीं देते थे, कोई ना कोई बात कहकर टाल देते। मैं ठहरा अनाथ, मेरा कोई भी नहीं है। इस चीज़ का वह फ़ायदा उठाते और जब मैंने अपने पैसे मांगने के लिए कहा
तो उन्होंने देने से मना कर दिया। वह मेरी अनाथ और गरीबी का फ़ायदा उठा रहे थे। मेरा गांव का नाम धौलापुर है। मैं मनोहर जी के खेत में काम करता। मेरे काम में कोई भी कमी नहीं होती। मेरे हाथों से लगाई हुई फसल सारी अच्छी होती। मैंने अपना काम खूब ईमानदारी से निभाया। वह मुझे बहुत ही कम वेतन देते थे। जब भी मैंने आवाज़ उठाने की कोशिश की तो डर के मारे उस गांव के लोग मेरा साथ नहीं देते, क्योंकि वह जमींदार से डरते थे। मैं भी मजबूर था और अकेला भी। कुछ दिन बाद मैं रास्ते से निकलकर आ रहा था कि मैंने रास्ते में देखा कि कुछ लोग गरीब किसानों के अनाज की चोरी करके ले जा रहे थे। जब मैंने ध्यान से देखा तो वह उस गांव के जमींदार के ही गुंडे थे। मैंने सोचा कि गांव के लोगों को इकट्ठा करके थाने जाकर उन बदमाशों के खिलाफ रपट लिखवाऊं। मैंने उनसे कहा, मैं आपकी बात थाने में जाकर बता दूंगा। तो वह मुझे उल्टा चोरी का इल्ज़ाम में फंसा दिए, मुझे थाने में बंद कर दिए। मेरे पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए मुझे जेल जाना पड़ा। कुछ महीने के बाद मैं थाने से रिहा हो गया। गांव का कोई भी लोग मुझसे बात नहीं करना चाहता था। गांव में ये खबर फैल चुकी थी, मैं ठहरा ईमानदार। आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे मुझे सर झुकाना पड़े। मैंने कभी फसलें और अनाज नहीं चुराया। मैं खेत में कड़ी मेहनत करके अनाज उगाया करता था। जमींदार के गुंडे आकर मेरे सामने ही अनाज को चोरी करते हुए लेकर जाते। वहाँ का जमींदार सबके सामने अच्छा बनने का ढोंग करता। मैंने कभी गलत काम का साथ नहीं दिया। मेरे पिता भी एक अच्छे किसान थे। मैंने सारे संस्कार अपने पिता से सीखे। मेरी माँ बचपन में ही मर गई। कुछ साल के बाद पिताजी का निधन हो गया। मैं मालिक के किराए के घर में रहता। मैंने सबको समझाने की कोशिश की, पर मेरी किसी ने नहीं मानी। मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं यहाँ आ गया नदी में कूदने के लिए। मैं जीना नहीं चाहता बदनामी के साथ। और तो और तभी हीरा मन में सोचता है कि मैं भी तो आखिरकार मरने ही जा रहा था। जब कुछ समय के बाद हीरा भोला से कहता है कि उठो, चलो, मैं तुम्हारा साथी हूँ, तुम्हें उस गांव में जाने की ज़रूरत नहीं है। भोला कहता है कि आप कौन हैं? हीरा बोलता है कि मेरा नाम हीरा है, मैं दूसरे गांव कुछ काम से गया था। भोला मन ही मन समझ गया कि हीरा जी बहुत ही अच्छे हैं। जैसे ही हीरा भोला के बदन को छूता है तो वह देखता है कि भोला को पूरा बुखार हो चुका था। वह भोला को लेकर अपने गांव की तरफ बढ़ जाता है। भोला हीरा से कहता है कि आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? हीरा कहता है भोला से, मैं तुम्हें अपने घर लेकर जा रहा हूँ। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते तुम हमारे घर में रह सकते हो। तब भोला हिचकिचाते हुए कहता है कि पर मैं वहाँ कैसे? हीरा भोला से कहता है कि कुछ नहीं होगा, तुम भी मेरे छोटे भाई की तरह हो। इतना कहकर वह भोला के साथ अपने गांव की तरफ चल देता है। रास्ते में गांव के सारे लोग देख रहे थे कि हीरा अपने साथ किसको लेकर आ रहा है। रामू जी ने हीरा को देखा तो उसने हीरा से पूछा, ये लड़का कौन है? हीरा थोड़ा हिचकिचाने लगा और बात पलटते हुए कहा कि ये मेरे दूर का दोस्त है। और धीरे धीरे करके वह अपने घर की तरफ चलने लगा। जैसे ही भोला को लेकर घर पहुंचा तो राधा देखी कि हीरा किसी लड़के को लेकर आ रहा है। वह हीरा से पूछी कि ये लड़का कौन है? तब हीरा राधा से कहता है कि सब बताता हूँ, पहले इसे अंदर ले चलो। हीरा राधा को कहता है कि जाओ, एक गिलास गर्म दूध और कुछ खाने के लिए लेकर आओ। उसके बाद हीरा भोला से कहता है कि तुम मेरे कपड़े पहन लो। हीरा मंजरी से कहता है कि जाओ, जाकर वैद्य जी के पास बुखार की दवा लेकर आओ। मंजरी कहती है जी भैया और चली जाती है और थोड़ी देर बाद दवा लेकर आ जाती है। हीरा भोला को दवा दे देता है और कहता है कि यह खाने से तुम्हारा बुखार ठीक हो जाएगा। उसके बाद तुम चारपाई पर आराम करना। भोला जी कहकर सारी बात मान लेता है। राधा हीरा को अपने कमरे में बुलाकर कहती है
कि यह अनजान लड़का कौन है और घर पर क्यों लेकर आए। तब जाकर हीरा राधा को सारी बात बता देता है। सबसे पहले तो राधा यह सुनकर चौंक जाती है कि मोहन बाबू ने अपने बेटे की शादी किसी और से करवा दी, और यह सुनते ही राधा भी उस मोहन को कोसने लग जाती है। फिर हीरा कहता है कि मुझे यह सब कुछ सहन नहीं हुआ। मैं आत्महत्या करने के लिए नदी में कूदने जा रहा था कि यह लड़का मुझे डूबता हुआ नजर आया, फिर मैंने इसे बचा लिया। राधा चौंक जाती है यह सुनकर कि हीरा नदी में कूदने जा रहा था। राधा कहती है, इतनी छोटी सी बात के लिए तुम नदी में खुद मरने जा रहे थे? तुमने थोड़ा सा भी नहीं सोचा? मेरे और अपने बेटे के बारे में भी नहीं सोचा? अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो हम कैसे जी पाएंगे? उसके बाद राधा अपने पति को पकड़कर रोने लग जाती है। तभी हीरा कहता है, माफ़ कर दो राधा, आइंदा से मैं ऐसा कदम कभी नहीं उठाऊंगा। इस लड़के का कोई नहीं है तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे अपने ही घर ले आऊं। हीरा भोला की सारी बात अपनी पत्नी को बता देता है और कहता है कि इसे कुछ दिन तक यहीं रखो, बाद में देखा जाएगा। राधा अपने पति की बात मान लेती है। मंजरी को भी पता चल जाता है कि मोहन जो क्लर्क थे उसने अपने बेटे की शादी किसी और लड़की से करवा दी। तब मंजरी का मन उदास हो जाता है और वह दरवाजे के पीछे खड़ी होकर रोने लग जाती है। वह मन ही मन सोचती है कि शायद मेरी शादी कभी नहीं होगी। मंजरी सोचती है कि वह अपना दुख अपने भैया को भी नहीं दिखाएगी, नहीं तो क्या पता भैया मेरे कारण से आत्महत्या कर लें। यह सब सोचकर मंजरी अपने भैया के सामने अपना दुख जाहिर नहीं होने देती। उधर दूसरे कमरे में भोला भी हीरा और राधा की बात को सुन लेता है और वह समझ जाता है कि हीरा अपनी बहन की शादी के बारे में चिंता कर रहा है। शायद वह दूसरे गांव से अपनी बहन के बारे में ही सोचते हुए आ रहे थे। भोला भी सारी बातें समझ जाता है। अगली सुबह जब भोला की नींद खुलती है तो वह देखता है कि हीरा अपने खेत में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। राधा नाश्ता बना रही थी। भोला हीरा से कहता है कि अच्छा जी, मैं चलता हूँ। तभी हीरा चौंक कर कहता है कि ये क्या बात हुई, इतनी सुबह कहाँ जा रहे हो? तभी भोला कहता है कि मेरा पता नहीं, कहीं भी चला जाऊँगा, आपके घर रहूँगा तो आपके ऊपर बोझ बन जाऊँगा। तभी वहाँ पर सोनू आ जाता है और वह भोला का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि आप मत जाओ। यह सुनते ही भोला मान जाता है और कहता है कि अच्छा, मैं नहीं जाऊँगा। राधा हीरा से कहती है कि मैंने आप दोनों के लिए नाश्ता लगा दिया है, आप दोनों नाश्ता कर लो, मैं दूध देने दूसरे घर जा रही हूँ। एक साथ नाश्ता करने के बाद भोला हीरा से कहता है कि कल मैंने आपकी और आपकी पत्नी की सारी बातें सुन ली। आपको अपनी बहन की शादी के लिए पैसे इकट्ठे करने हैं ना, क्यों ना मैं आपके साथ खेती के कामों में हाथ बटा दूं। आखिरकार आपने मुझे नदी में डूबने से जो बचाया है, तो मैं तो जीने की उम्मीद ही छोड़ चुका था। आपका धन्यवाद। फिर भोला कहता है कि मुझे तो आपके लिए कुछ करना ही पड़ेगा। अगर आप अपनी बहन की शादी के लिए जल्दी से पैसा इकट्ठा कर लेंगे तो आपकी बहन की शादी जल्दी हो जाएगी। ये बात सुनते ही हीरा खुश हो जाता है और कहता है कि मुझे खुशी हो रही है कि तुम मेरा साथ दोगे। शायद मैं जल्दी से पैसे इकट्ठे कर लूँगा। वैसे भी मुझे एक साथी की ज़रूरत थी। उसके बाद हीरा और भोला एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और वह कहते हैं कि चलो अब हम खेत पर चलते हैं। उस दिन के बाद से हीरा और भोला में दोस्ती हो गई। भोला हीरा के साथ दिन सुबह 4 बजे उठकर खेत में जाने के लिए तैयार हो जाता। जिस तरह से हीरा मेहनती था और कम समय में जल्दी सारी फसल उगा लेता, उसी तरह भोला भी था। दोनों मिलकर खेती बाड़ी करने लगे। भोला हीरा से पूछता कि क्या आपके पास बैल नहीं है? हीरा भोला से कहता कि मेरे पास 2 बैल थे, पर पिताजी के कर्ज चुकाने के लिए मैंने एक बैल बिक्री कर दिया और दूसरा बैल मेरा कुछ दिनों के बाद बीमार होकर मर गया। तब भोला कुछ सोचने लग जाता है। उसके बाद भोला प्रथा उठकर हल लेकर खेत की ओर चला जाता है। दिन बीतते चले गए। भोला और हीरा मिलकर खेती बाड़ी का काम संभालने लगे। कुछ ही महीनों में उन्होंने बहुत सारी फसलें उगा लीं।
दूसरे लोगों को यह देखकर ताज्जुब होता। सब लोग हीरा को कहते कि आखिर तुम्हारा साथी मिल ही गया। मंजरी और राधा भी कहते कि जब से भोला हमारे घर आया है तब से हमें दोगुना फ़ायदा हुआ है, पैसे में भी बढ़ोतरी हुई है। सब घर पर खुश थे। कभी कभार भोला सोनू के लिए कपड़े और खिलौने ला दिया करता था। एक दिन खेतों में काम करते करते भोला के हाथों में छाले पड़ गए। यह देखकर हीरा उदास हो गए। तब भोला ने हीरा से कहा कि हमारा तो जीवन यूं ही गुजर जाएगा, यह छाले कुछ ही दिन में ठीक हो जाएंगे। तब मंजरी गर्म पानी करके भोला के लिए ला देती। यह देखकर भोला खुश हो जाता। राधा और मंजरी कहती कि भोला दिन भर धूप, गर्मी, बरसात, सर्दी में अपना बिना परवाह किए काम करता है, वो भी एक अनजान व्यक्ति होकर। सब उसके कामों को देखकर आश्चर्य हो जाते। एक दिन कोई मुरली नाम का आदमी अपना बैल सस्ते में बेचना चाह रहा था। भोला को यह बात पता चल गई तो भोला ने उस आदमी से सस्ते दामों में बैल लेने की बात कर ली और यह बात भोला ने हीरा से कही तो हीरा मान गया। हीरा और भोला ने मुरली से कहा, हमारे पास अभी उतने पैसे तो नहीं है, इसलिए हम आपको पैसे महीने महीने कर कर आपको दे दिया करेंगे और आप इधर ही रहने वाले हैं। आप समझ रहे हैं ना कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। मुरली उनकी बातें समझ जाता है, अपना बैल देने के लिए हाँ कर देता है। उसके बाद हीरा और भोला ने मिलकर सस्ते में एक बैल खरीद लिया, जिससे वे दोनों अच्छे से खेती के काम करने लगे। भोला उनके साथ बिल्कुल मिलजुल गया। वह बीज बोने एवं फसल उगाने में व्यस्त रहने लगा। सोनू अब कक्षा 9वीं में पढ़ रहा था। एक दिन सोनू ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी अब तो मैं बड़ा हो चुका हूँ, क्यों ना मैं कभी कभार आपकी मदद कर दूँ। यह सुनकर राधा कहती है कि हाँ, अभी तो सोनू की स्कूल की छुट्टी है, मदद कर सकता है वो। सोनू पढ़ाई में भी तेज है, जब तक उसका स्कूल बंद है तब तक वह खेतों में आपके कामों में हाथ बटा दिया करेगा। उसके बाद सोनू हमेशा दोपहर को अपने खेत में जाकर भोला और पिता के साथ कामों में हाथ बटाने लगा। जब उन तीनों का हाथ खेती के कामों में लगने लगा, उसके बाद उनकी आय में और वृद्धि होने लगी। हीरा बहुत खुश था। वह भोला से कह रहा था कि अगर तुम नहीं होते तो शायद हमारी इतनी तरक्की नहीं होती। आज जो हमें इतना धन इकट्ठा हुआ है वो सिर्फ तुम्हारी बदौलत है। इतना कहते ही हीरा भोला को अपने गले से लगा लेता है। यह देखकर सोनू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक दिन भोला ने देखा कि घर में 2 गायें पहले से ही पड़ी हुई हैं, जिसका दूध राधा दूती है और दूध बिक्री करके कुछ पैसा कमा लेती है। मंजरी की भी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। तभी भोला सोचता है कि मंजरी तो आजकल यूं ही खाली बैठी रहती है, क्यों ना मैं उसे भी कुछ काम में लगा लूं। इतना सोचकर वह घर से बाहर चला गया। राधा सबके लिए दोपहर का खाना निकाल रही थी। सब खाना खाने के लिए कमरे में आकर बैठ चुके थे, पर भोला वहाँ नहीं था। हीरा भोला के बारे में सोच रहा था कि आखिर भोला कहाँ चला गया। राधा और मंजरी भी चिंता करने लगी। हीरा सबसे पूछता है कि भोला कहाँ चला गया। सोनू बोला कि वह तो सुबह ही निकल गए, 5 घंटे हो गए, अभी तक वह नहीं आए। जैसे ही हीरा भोला को ढूंढने के लिए निकलने ही वाला था, तभी उसने देखा कि भोला अपने साथ कुछ मुर्गियों और बकरियों को लेकर आ रहा था। यह देखते ही सब आश्चर्यचकित हो गए और पूछने लगे, ये क्या है। तब जाकर भोला ने कहा कि मंजरी की पढ़ाई पूरी हो चुकी है, आजकल वह खाली रहती है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इन सब की देख रेख मंजरी संभाले। यह सुनकर मंजरी खुश हो जाती है। वो कहती है, ये तो आपने बहुत अच्छा किया, भाभी दूध बेचा करेगी, सोनू तो बड़ा और समझदार भी हो गया है, मैं इन सबको देख लिया करूँगी। भोला को अपने घर में आए हुए 9 महीने हुए थे। गांव के लोग उनकी तरक्की देखकर दंग रह गए। एक दिन खेत में भोला हीरा से कहता है कि 1 साल के अंदर आपके पास ज़्यादा धन इकट्ठा हो जाएगा, जिससे कि आप मंजरी की शादी कर सकेंगे। तब जाकर हीरा कहता है कि तुम सही कह रहे हो, अब मैं खुशी खुशी अपनी बहन की शादी कर सकता हूँ।
धीरे धीरे हीरा के मुर्गी, उसके अंडे और बकरियों की संख्या बढ़ने लगी। उसके बाद मंजरी उन सबको लेकर भोला को दे देती और कहती कि जाकर इसे बाजार में बेच दो, इससे अच्छे खासे पैसे निकल जाते। भोला और हीरा मिलकर बहुत ही सुंदर खेत का काम संभाल रहे थे। सोनू की पढ़ाई में तरक्की हो रही थी। स्कूल की तरफ से सोनू को इनाम में कुछ पैसे मिल जाते। 1 साल बीतने के बाद हीरा अपनी पत्नी राधा से कहता है कि अब हमारे पास पैसा जमा हो गया है, अब मुझे मंजरी के लिए लड़का ढूंढना चाहिए। राधा कहती है कि ठीक है, मैं आपके लिए सारी तैयारियां कर देती हूँ। सोनू अपने पिता हीरा से कहता है कि पिताजी, अब हमारे खुद के खेत में दूसरे लोग भी आकर काम कर सकते हैं ना, अब हम उन्हें पैसे दे सकेंगे ना, फिर तो हम बहुत ज़्यादा फ़ायदे में होंगे। पिता हीरा कहता है कि बस कुछ साल ऐसे ही चलता रहे तो ज़रूर हमारी तरक्की होगी, और यह सब भोला की बदौलत हुआ है। भोला हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। जब सभी लोग रात का खाना खाने के लिए एक साथ बैठते तो राधा हीरा से कहती कि आप अपने साथ भोला को भी ले जाइएगा। राधा भोला से कहती, क्यों भोला, मैंने ठीक कहा ना? भोला राधा से कहता, जी हाँ भाभी, बिल्कुल। भाभी शब्द सुनते ही राधा खुश हो गई। हीरो को भी बहुत अच्छा लगा भाभी सुनकर। उसके बाद भोला उन सब से कहता है कि जब मंजरी के लिए अच्छा लड़का मिल जाएगा तो उसकी शादी हो जाएगी, उसके बाद मैं भी यहाँ से चला जाऊँगा। यह सुनते ही सब उदास हो जाते हैं। भोला से कहते हैं कि ये क्या कहा आपने? भोला उन्हें कहता कि कब तक मैं यहाँ रहूँगा, एक ना एक दिन तो मुझे जाना ही पड़ेगा। यह सुनते ही सोनू रोने लग जाता और कहता, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊँगा। राधा और मंजरी भी उदास हो जाती। वह लोग रात का खाना खाने के बाद अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते। धीरे धीरे हीरा का खेत हरियाली से भर चुका था। अगली सुबह जब हीरा उठा तो वह मन ही मन सोच रहा था, क्या भोला हम लोगों को छोड़कर चला जाएगा? हीरा का मन उदास था। कुछ देर बाद राधा हीरा से कहती है कि तुम भोला और मंजरी की शादी के रिश्ते ढूंढने के लिए तैयार हो जाओ। तभी उनके घर में हीरा का दोस्त रामू आया। रामू अपने साथ में अपने दोस्त केशव को लेकर आया। हीरा और राधा से रामू कहता है कि आप लोग के चर्चे पूरे गांव में हो रहे थे। सारे गांव वाले कहते हैं कि जब से भोला नाम का लड़का आपके घर आया है, आप लोगों की काफ़ी तरक्की हो चुकी है। आज तक आप लोगों ने ये बताया नहीं कि भोला कौन है। हीरा कहता है, भोला हमारे दूर के गांव से आया है। तभी रामू के साथ जो केशव आया था वह रह रहकर भोला को निहारता जा रहा था। केशव को ऐसा लग रहा था कि उसने भोला को कहीं देखा है। तभी रामू का दोस्त केशव हीरा से कहता है कि लगता है कि मैंने भोला को कहीं देखा है पर याद नहीं आ रहा। तभी हीरा कहता है कि हाँ, शायद देखा होगा। रामू हीरा से कहता है, पर तुमने तो कभी मुझे नहीं बताया। हीरा कहता है, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी और अब तो पता चल गया ना। रामू कहता है, हाँ। उसके बाद हीरा के घर से रामू और केशव चाय नाश्ता करने के बाद चले जाते हैं। हीरा और भोला मंजरी की शादी के लिए 3-4 घरों में गए थे, पर हर घर में दहेज की मांग ज़्यादा थी। उन दोनों को निराश होकर अपने घर लौटना पड़ा। जब हीरा और भोला अपने घर में पहुंचते तो राधा उनसे पूछती, क्या बात है, आप लोग उदास क्यों हैं? तभी हीरा बोला, मैं जिस भी घर में गया वहाँ पर दहेज की मांग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, शायद हमें कुछ साल और इंतज़ार करना पड़ेगा। हीरा उदास होकर खाना खाने लग जाता। जब अचानक मंजरी रोते हुए वहाँ से बाहर चली जाती। हीरा मन ही मन अपनी बहन का दुख समझ गए थे। उन्हें भी बहुत दुख होता अपनी बहन को देखकर। अगली सुबह हीरा जब उठता तो वह अपनी पत्नी राधा से कहता कि मुझे शायद दूसरे गांव जाना होगा, शायद वहाँ कोई अच्छा लड़का मिल जाए। यह कहकर वह दूसरे गांव जाने के लिए तैयारी करने लग जाता। हीरा भोला को ढूंढने लगा। वह अपनी पत्नी राधा से कह रहा था, भोला कहाँ चला गया? राधा हीरा से कहती है कि वह तो खेत गया है मंजरी और सोनू को लेकर। जैसे ही हीरा दूसरे गांव जाने के लिए तैयार होता तो तब राधा हीरा से कहती, वह देखो भोला और मंजरी आ रहे हैं और साथ में सोनू भी है। जैसे ही एक झलक हीरा भोला और मंजरी को एक साथ देखे तो उनको देखते ही रह जाते। हीरा देख रहे थे उनकी बहन मंजरी मुस्कुराते हुए आ रही है, सोनू भी उन दोनों के साथ खूब खुश आ रहा है। तभी हीरा के मन में ख्याल आया कि क्यों ना वह अपनी बहन मंजरी की शादी भोला से करवा दे। जैसे ही भोला हीरा के सामने आता
तो भोला से कहता कि तुम्हारी उम्र कितनी है। हीरा पूछता। भोला हीरा से कहता कि मैं 25 साल का हूँ। पर अचानक आपने मेरी उम्र पूछने क्यों पूछी, क्या ज़रूरत पड़ी? तब हीरा भोला से कहता कि तुम तो जानते ही हो कि मंजूरी के लिए रिश्ते ढूंढते ढूंढते मैं थक चुका हूँ। अच्छा घर जल्दी से मिल ही नहीं रहा। अगर अच्छे घर से रिश्ता मिलता है तो वह मांगे करने लग जाते हैं। वैसे भी एक बार धोखा खा चुका हूँ, इसलिए मैं उस दिन मजबूर होकर आत्महत्या करने जा रहा था। तुम्हें डूबते हुए देख लिया, और अगर आज हमारी तरक्की हुई है तो सिर्फ तुम्हारी बदौलत। आज अगर मुझे तुम्हारा साथ नहीं मिला होता तो हम इतना धन इकट्ठा नहीं कर पाते। आज भी मैं दूसरे गांव मंजरी के लिए लड़का ढूंढने के लिए निकल रहा था। जब मेरी नज़र तुम पर और मंजरी पर पड़ी तो मैंने सोचा कि हीरा की बातें राधा और मंजरी और सोनू सुन रहे थे। तभी राधा कहती है कि तुम क्या कहना चाहते हो, मैं कुछ समझी नहीं। भोला भी हीरा से कहता है कि आप क्या कहना चाहते हैं, मैं कुछ समझा नहीं। हीरा भोला के सामने हाथ फैलाकर कहता है, क्या तुम मेरी बहन मंजरी से ब्याह करोगे? तभी राधा कहती है कि यह तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। मंजरी यह सब सुनकर अंदर चली जाती है। सोनू भी उनकी बातें सुन रहा था। सोनू भोला से बोला कि आप मंजरी बुआ से शादी कर लेंगे तो फिर आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरा भी आपसे रिश्ता बन जाएगा। तब हीरा भोला से कहता है कि तुम अच्छे हो, मेहनती हो, ईमानदार हो, एक अनजान व्यक्ति होकर भी तुमने हमारी इतनी मदद करी। मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे करूं? मैं तुम पर जोर नहीं डालूंगा, तुम समझ कर ही मुझे अपना जवाब देना। मेरे मन में आया तो मैंने तुमसे कह दिया, अगर कुछ गलत कहा हो तो माफ़ करना। उसके बाद हीरा बाहर जाने ही वाला था, तब भोला हीरा से कहता है कि आपका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है, आपने मेरी जान बचाई, मुझे सही मार्ग दिखाया। मैं भी यही सोचता था कि जब मैं यहाँ से जाऊँगा तो आप लोगों के बिना कैसे रह पाऊँगा। मैं मंजरी से ब्याह करने के लिए तैयार हूँ। यह सुनते ही मंजरी खुश हो जाती है। तब राधा कहती है, फिर देरी किस बात की, कल ही हम पंडित जी से कहकर शादी की बात पक्की करवा देते हैं। सोनू खुशी के मारे उछलने कूदने लग जाता है। कुछ ही देर में पंडित जी भी घर आ जाते हैं और शादी की बात पक्की कर देते हैं। सोनू अपने दोस्तों को शादी की बात बता देता है। जैसे हीरा का दोस्त रामू को ये सब पता चलता है, वह हीरा को बधाई देने के लिए हीरा के घर चला जाता है। हीरा रामू को देखकर खुश हो जाता है और रामू से कहता है कि मैं तुम्हारा घर आने ही वाला था शादी का निमंत्रण देने के लिए। हीरा रामू को शादी का कार्ड पकड़वाते हुए कहता है कि तुम मेरी बहन मंजरी और भोला की शादी में ज़रूर आना। रामू हाँ कर देता है। तभी राधा कहती है कि वह जो उस दिन तुम्हारे साथ दोस्त आए थे, क्या नाम था उनका? रामू कहता है, कौन, केशव? राधा कहती है, हाँ, उन्हें भी शादी में ज़रूर लेकर आना। यह लो शादी का कार्ड, उन्हें भी दे देना। रामू कहता है, हाँ ज़रूर लेकर आऊँगा। उसके बाद वह वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों के बाद भोला और मंजरी की सगाई हो जाती है। हीरा के साथ साथ घर में सब खुश थे। शादी के कुछ ही महीने बचे हुए थे। एक दिन रामू केशव को मिलता है। रामू केशव से कहता है कि जो तुम्हें हीरा के घर लेकर गया था ना, उसी हीरा की बहन की शादी है, भोला नाम के लड़के के साथ। उन्होंने तुम्हें भी शादी में आने के लिए कहा है, ये लो शादी का कार्ड। इतना सुनते ही केशव चौंक जाता है और रामू से कहता है कि तुम जानते भी हो कि भोला किस गांव से है और वह कौन है? तभी रामू कहता है कि क्यों, क्या बात है? केशव कहता है, भोला ढोलापुर गांव से है और एक बार जेल भी जा चुका है। इतना सुनते ही रामू चौंक जाता है कि मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक चुकी हो। रामू केशव से कहता है, पर हीरा ने तो कहा था तभी केशव कहता है कि हीरा ने झूठ कहा था, जरूर कोई बात होगी। और वैसे भी एक अनजान आदमी से कौन अपनी बहन की शादी करवाता है? धीरे धीरे ये बात गांव में फैल गई। जब ये बात हीरा और भोला को पता चली तो वह फौरन रामू और केशव को अपने घर बुलाया और कहा कि यह मैं क्या सुन रहा हूँ। तब जाकर केशव हीरा से कहता है, ये लड़का धौलापुर से है और ये लड़का एक बार जेल भी जा चुका है। तुम कैसे अपनी बहन की शादी इससे करवा सकते हो? तुम्हें ये सब पता था क्या? वहाँ पर कुछ लोगों की भीड़ जमा हो गई। मंजरी और राधा घर के अंदर से सारी बातें बैठे हुए सुन रहे थे। तब जाकर घर से बाहर राधा और मंजरी आती हैं और रामू केशव के साथ दूसरे लोगों से कहती हैं कि हाँ, यह बात पता है हमें
पर पूरी बात जाने बगैर आप लोग किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते। तब जाकर हीरा भोला के बारे में रामू, केशव और अन्य गांव वालों को सब कुछ बता देता है कि किस प्रकार धौलापुर गांव के लोग भोला पर उंगली उठाने लगे, और भोला अगर आज जिंदा है तो मेरी बदौलत, नहीं तो कब का। इतना कहते ही हीरा की आंखों में आंसू भर आए। भोला उन पर हुए जुल्म के बारे में सुनते ही रामू और केशव सोचने पर विवश हो जाते हैं और कहते हैं, क्या धौलापुर गांव के एक भी लोग ने भोला का साथ नहीं दिया? तब जाकर हीरा रामू, केशव और अन्य गांव वालों से कहता है कि जो सच बात थी हमने आपको बता दी। अगर आप लोगों को अब भी विश्वास नहीं हो रहा तो धौलापुर में जाकर गरीब किसानों पर हो रहे अत्याचार को देख सकते हैं। तब जाकर केशव कहता है, हाँ मैंने सुना तो था कि वहाँ कुछ गुंडे कई गरीब किसानों पर अनाज को चुरा लेते हैं और जल्दी से उनको पैसे भी नहीं देते। हीरा उन लोगों से कहते हैं कि अगर आप सब मिलकर धौलापुर में हो रहे गरीब किसानों के साथ अत्याचार में मिलकर आवाज़ उठाएंगे तो भोला के माथे पर लगा हुआ झूठा इल्ज़ाम भी हट जाएगा और उन पर हो रहे अत्याचार भी बंद हो जाएंगे। मुझे अपने भोला पर पूरा भरोसा है, इसलिए मैंने अपनी बहन मंजरी की शादी भोला से करवाने का निर्णय लिया है। मुझे अपने भोला पर गर्व है। तब जाकर भोला हीरा को नम आंखों से देखने लग जाता है। हीरा लोगों से कहता है कि अगर आप इन सबके से हमारा साथ देंगे तो आपको यह भी पता चल जाएगा कि भोला निर्दोष है और मैं भोला का साथी हूँ। भोला हीरा के साथ ही अन्य लोगों से कहता है कि अगर धौलापुर के लोग मेरा साथ देते तो शायद मुझे जेल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप लोग मेरा साथ देंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। तब जाकर सारे लोग बलिया गांव के थाने में चले जाते हैं। वहां जाकर लोग पुलिस को सारी बात बता देते हैं। थाने में पुलिस वाले कहते हैं कि अगर हमारे पास सबूत होगा तो हम आसानी से उन्हें पकड़ सकेंगे। तब जाकर भोला पुलिस वालों से कहता है कि आप लोगों को सच जानना है तो फिर से धौलापुर गांव जाऊंगा मैं और कुछ दिन तक वहां पर काम करने के बहाने आपको सारे सबूत लाकर दे दूंगा। बस मुझे आपका साथ चाहिए। उस वक्त जमींदार अपने गुंडों के साथ मेरे घर पर अनाज छुपाकर मुझे पुलिस को पकड़वा दिए थे। मेरे पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए मुझे जेल जाना पड़ा। मुझे कभी भी धौलापुर में किसी दूसरे लोगों का साथ नहीं मिला, इसलिए मेरा मुंह बंद था। सब लोग मुझे धोखेबाज किसान के नाम से पुकारने लगे। यह सब मुझसे सहन नहीं हो रहा था। जब मैं आत्महत्या करने चला गया तब जाकर हीरा जी ने मेरी जान बचाई। अगले दिन भोला हीरा को लेकर धौलापुर के लिए निकल गया। भोला और हीरा के पीछे पुलिस वाले भी चल देते हैं। भोला हीरा से कहता है कि अपने मालिक मनोहर जी के यहाँ जा रहा हूँ मैं, आप जमींदार जी के पास जाइएगा। हीरा सब बात समझ जाता है कि उसे क्या करना है। हीरा बहाने से जमींदार के पास जाता है और उनसे कहता है कि मैंने आपका बहुत नाम सुना है। हीरा जमींदार से कहता है कि मैं भी आपके कामों में हाथ बटाना चाहता हूँ। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगा, बस जैसे भी करके मुझे पैसे कमाने हैं। तब जाकर जमींदार हीरा की बातों में आ जाता है और कुछ लोगों को बुला लेता है और उनसे कहता है कि हीरा को अपने काम में ले लो। हीरा जमींदार को शुक्रिया करते हुए उन लोगों के साथ निकल जाता है। कुछ दिन के बाद जमींदार के गुंडे हीरा से कहते हैं कि रात को गोदाम में जाकर वहां से कुछ अनाज चोरी करने पड़ेंगे, ध्यान रहे किसी को भनक ना पड़नी चाहिए। हीरा उनकी बातों में हाँ कर देता है और रात होने पर जैसे ही उन लोगों के साथ मिलकर सारे अनाज को ट्रक में डालते हैं तो पुलिस वहां पर आ जाती है और उन लोगों को रंगे हाथों पकड़ लेती है। तभी वहां पर भोला भी आ जाता है। भोला को देखकर जमींदार के गुंडों के मुंह से निकल जाता है कि यह तो वही है जिस पर हमने झूठ का इल्जाम में जेल भिजवाया था। पुलिस उनकी सारी बातें रिकॉर्ड कर लेती है। तब जाकर पुलिस सारे लोगों को पकड़कर थाने में ले आती है। अगली सुबह पुलिस जमींदार को भी पकड़ लेती है और साथ में मनोहर को भी, जिसके जमीन पर भोला खेती बाड़ी करता था। यह बात धौलापुर गांव में फैल चुकी थी। थाने के आगे पूरे गांव के लोग आकर खड़े हो गए। सब देख रहे थे कि भोला के साथ कोई हीरा नाम का व्यक्ति भी वहां पर आया था। तब जाकर पुलिस थाने के आगे भोला धौलापुर के गांव के लोगों से कहती है कि हीरा की मदद से आखिरकार मैंने अपने आप को बेगुनाह साबित कर दिया।
तब जाकर पुलिस कहती है भोला निर्दोष है। पुलिस लोगों को गुंडों की बातें जो रिकॉर्ड करके रखी गई थी वह सब गांव वाले लोगों को सुना देती है और कहती है भोला ने किसानों के अनाज की चोरी नहीं की। यह सुनकर ढोलापुर के लोग चौंक जाते हैं और सब भोला से माफ़ी मांगने लग जाते हैं। ये देखते ही भोला खुश हो जाता है और मन ही मन सोचता है कि आखिरकार मेरे माथे पर लगा कलंक हट ही गया। जैसे ही भोला की नज़र जमींदार और अपने मालिक मनोहर पर पड़ती है तो भोला गुस्सा होते हुए सारे लोगों के सामने उन दोनों से कहता है कि हम किसान अपनी मेहनत से सारी फसल उगाते हैं और तुम दूसरों के फसलों को चोरी करते हो। तुम्हें तो जमींदार ही नहीं होना चाहिए। एक बार तुम भी किसान की जगह लेकर देखो, तुम्हें पता चलेगा कि किसान की ज़िंदगी कितनी मेहनत और परिश्रम वाली होती है। तुम जानते भी हो कि एक किसान की ज़िंदगी कितनी कीमती होती है। हम किसान मेहनत और परिश्रम करके दूसरों के लिए अनाज उगाते हैं और यहाँ तक कि बाढ़ आने के कारण, बारिश के कारण या सूखा पड़ने के कारण हमारी फसलें नष्ट हो जाती हैं, फिर भी हम मेहनत करके फसल उगाते हैं और हम दिन रात गर्मी सर्दी बारिश के मौसम में मेहनत करके फसल उगाते हैं। और तुम ऐसे जमींदार हो जो किसानों के ऊपर ही अत्याचार करते हो, उनके हक के पैसे मारते हो। थू है तुम जैसे किसानों पर, इंसानों पर। हमारे ही मेहनत से उगाए हुए अनाज तुम खाते हो और हम पर ही जुल्म करते हो। वहीं पर हीरा का दोस्त रामू और केशव भी थे। वह भी ये बातें सुन रहे थे। रामू और केशव सब सुन रहे थे और केशव हीरा से कहता है कि मान गया हीरा, तुमने बहुत ही सही फैसला लिया अपनी बहन की शादी भोला के साथ करवाने का। तब जाकर पुलिस जमींदार और मनोहर को पकड़कर ले जाती है। ये देखकर सारे गांव वाले खुश हो जाते हैं। भोला कहता है कि आज के बाद से किसी भी किसान का अनाज चोरी नहीं होगा, सबको सबके पैसे पूरे हक के साथ दिए जाएंगे। ये सुनते ही सारे गांव के लोग और किसान खुश हो जाते हैं। चारों तरफ तालियों की गूंज सुनाई देने लगती है। सब लोग हीरा और भोला का नाम लेने लग जाते हैं। तब जाकर भोला ढोलापुर गांव के लोगों से कहता है कि ये सब आज हीरा जी की बदौलत ही हुआ है। अगर हीरा जी नहीं होते, इतना कहते ही भोला भावुक हो गया। हीरा ने सबके सामने भोला को अपने गले से लगा लिया। तब जाकर केशव भोला से कहता है कि मुझे माफ़ कर दो भोला, मुझे गलतफहमी हो गई थी। भोला केशव को माफ़ कर देता है। जैसे ही भोला हीरा के साथ जाने लगता है तो ढोलापुर के लोग कहते हैं कि कहाँ जा रहे हो भोला। भोला कहता है मैं अपने घर जा रहा हूँ, अब हीरा जी का घर ही मेरा घर है। इतना कहते हुए भोला हीरा के साथ उनके गांव चला जाता है। दोनों गांव में हीरा और भोला की सच्ची दोस्ती और ईमानदारी की बातें चारों तरफ फैल चुकी थी। आखिर उन दोनों किसानों की जीत हो गई। भोला के कारण हीरा का व्यापार ठीक से चलने लगा। हीरा के कारण भोला का खोया हुआ सम्मान फिर से मिल गया। उसके कुछ दिनों बाद हीरा अपनी बहन की शादी भोला से करवा देता है। सभी लोग शादी में आकर भोला और मंजरी को सुखी रहने का आशीर्वाद देते हैं। धीरे धीरे हीरा और भोला मिलकर खेती बाड़ी का काम संभालने लगे और अब हीरा के ज़मीन पर दूसरे लोग भी आकर काम करने लगे। अब हीरा के पास इतने पैसे हो चुके थे कि वह दूसरे मजदूरों को पैसा दे सके। धीरे धीरे करके भोला ने भी 3 बैल खरीद लिए थे। कुछ सालों के बाद भोला ने हीरा के घर के बगल में अपना घर बना लिया। राधा और मंजरी मिलकर गाय, मुर्गी और बकरियां संभाला करती थी। धीरे धीरे उनका व्यापार बढ़ता गया। अब वह लोग पक्का घर बना चुके थे। कुछ सालों के बाद सोनू ने भी 12वीं पास कर ली और उसका नाम अखबार में छप गया। सरकार ने उसे आगे पढ़ाई पूरी करने के लिए कुछ पैसे इनाम में दिए। सोनू ने भी मन ठान लिया कि वह भी कृषि सुधार के लिए अपने किसान भाइयों के लिए जरूर कुछ ना कुछ करेगा। उसके बाद सोनू ने एग्रीकल्चर में पढ़ाई करना शुरू कर दिया। दोनों परिवार खुशी से जीवन बिताने लगे। तो दोस्तों, अगर आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।